नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं सुमित चौधरी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महान ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेटिस की बायोग्राफी और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो सोक्रेटिस, जिनको हिंदी में हम सुकरात के नाम से जानते हैं, इनका जीवन कैसा था और दर्शन शास्त्र में इनका क्या योगदान रहा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, सोक्रेटिस एक सामान्य व्यक्ति नहीं थे। एक महान ग्रीक फिलोसोफर होने के साथ साथ वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने आइडियाज़ और अपने प्रिंसिपल्स के लिए अपनी जान तक दे दी। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे आपको दुनिया में, ऐसे बहुत कम उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जो अपने विचारों की लड़ाई में अपनी जान देने के लिए तैयार हों। जैसे कि भारत में आप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का एग्जाम्पल जानते हैं। उनको फांसी क्यों हुई? पार्लियामेंट्री हाउस में उन्होंने बॉम्ब फेंका। उन्होंने उससे पहले जो ब्रिटिश जर्नल था उसकी हत्या करी। तो वो क्यों करी? उन्होंने क्यों मारा? उनको पता नहीं था क्या कि इसके बाद क्या होने वाला है? जब पुलिस उनको पकड़ेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उनको फांसी होगी। ये सब चीज़ें वो जानते थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया और वो भागे नहीं। क्यों नहीं भागे? वो जानते थे कि उनका जो इंस्पिरेशन है लोगों तक जब पहुंचेगा, जब लोगों को पता चलेगा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने ऐसा काम किया है और उस काम के लिए देशभक्ति के बदले उनको फांसी हुई है, तो ऐसे बहुत सारे भगत सिंह निकल के आएंगे जो देश की आज़ादी की लड़ाई में अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो उन्होंने अपनी जान इस चीज़ के लिए दे दी। उसी तरीके के व्यक्ति थे सोक्रेटिस। सोक्रेटिस की कहानी अलग है। इस कहानी से ही हम शुरू करते हैं। जब सोक्रेटिस की जो आइडियाज़ थे, जो उनकी फ़िलोसॉफीज़ थी, वो बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी हो गई थी और लोगों तक वो रैशनल थिंकिंग को पहुंचा रहे थे। तो एक तरीके से जो उनके फॉलोअर्स थे वो बहुत ज़्यादा हो गए थे। हज़ारों लाखों की संख्या में इनके फॉलोअर्स हो गए थे जो रैशनल थिंकिंग को जोर देने लग गए थे। वो सवाल करने लग गए थे ग्रीक माइथोलॉजी को, वहाँ जो पावर में लोग थे उनको, वहाँ का जो राजा था उसको, सब चीज़ों को एक तरीके से जो सत्तारूढ़ सिस्टम है उसको वो एक तरीके से चैलेंज करने लग गए थे। तो वो लोग जो पावर में थे वो सुकरात से बहुत डर गए थे और वो एक तरह से नापसंद करते थे सोक्रेटिस को। तो नापसंद करते थे तो उनको एक बहाना चाहिए था किसी भी तरीके से कि सोक्रेटिस को वो पनिश कर सकें। तो सोक्रेटिस को जब उनको पनिश करने का समय उनको मिला, मौका जब मिला, तो उन्होंने सोक्रेटिस के सामने दो बातें रखी कि या तो आप जहर का प्याला पी लीजिए और आपको मृत्युदंड दिया जाएगा, या फिर दूसरा काम यह है कि आप एथेंस छोड़ के एग्जाइल पे चले जाइए और माफ़ी मांग लीजिए अपने कर्मों के लिए। तो सोक्रेटिस ने माफ़ी नहीं मांगी, उन्होंने वो एग्जाइल पे नहीं गए। इवन जो इनके फॉलोअर्स थे, जो प्लूटो वगैरह थे, मैं अभी आपको बात बताऊंगा उनकी, तो सोक्रेटिस उनकी बातों में भी नहीं आए। उन्होंने कहा कि हम आपको यहाँ से जेल से भगा के ले जाएंगे, आपको मृत्युदंड नहीं मिलेगा, आप बच जाएंगे। लेकिन सोक्रेटिस ने कहा नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं सही हूं और मैं सही हूं तो मैं जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ लड़ूंगा। मैं इस लड़ाई में भागूंगा नहीं। अगर मैं भाग गया तो लोग समझेंगे कि सुकरात ही गलत था, देखो वो भगोड़ा है, वो भाग गया। इसीलिए अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे आइडियाज़ और मेरे प्रिंसिपल्स नहीं मरने चाहिए, वो लोगों के बीच में जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके की कहानी है सोक्रेटिस की। समझते हैं कि वो किस तरीके के व्यक्ति थे। देखिए, ग्रीक फिलोसोफर्स की अगर लिस्ट हम बनाएं, जो तीन त्रिमूर्ति हैं, उसके बाद अगर बात करें, जो ये तो अलेक्जेंडर द ग्रेट हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट जिनको विश्व विजेता कहा जाता है, इनके गुरु थे अरिस्टोटल। इनकी बायोग्राफी हम कर चुके हैं। अरिस्टोटल के गुरु थे प्लेटो। ठीक है, ये प्लेटो हैं, ये अरिस्टोटल हैं, और उसके अलावा ये अलेक्जेंडर हैं। और इन सभी के फादर जो गुरु हैं, एक तरीके से आप मान सकते हैं फादर इस लीनेज के, वो हैं सोक्रेटिस। आज इन्हीं की बात करने वाले हैं। सोक्रेटिस के शिष्य थे प्लेटो। इन्होंने ही ज़्यादातर जो चीज़ें बताई हैं कि सोक्रेटिस किस तरीके के व्यक्ति थे, क्योंकि सोक्रेटिस जब लोगों को पढ़ाते थे, लोगों को बातें बताते थे, तो वो किताबें नहीं लिखते थे। किताबें उस समय आप जानते हैं कि इतना बड़ा इम्पोर्टेंट वो भी नहीं था, कि लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो एक तरीके से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का इतना बड़ा जरिया नहीं था। स्पेसिफिक शब्द भूल रहा हूं मैं, तो ऐसा जरिया नहीं था, तो लोगों तक वो अपनी टीचिंग्स प्रीच करके, लोगों तक समझा के, बता के ही पहुंचाते थे। और प्लेटो के बाद आगे अरिस्टोटल आए, जिनको सबसे महानतम फिलोसोफर कहा जाता है, द फिलोसोफर कहा जाता है। इनके बारे में ऐसी लाइनें मशहूर हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, सब कुछ जानता था, अनंत जिसको नॉलेज था। लेकिन सोक्रेटिस इस तरीके की बातों में बिलीव नहीं करते थे। अब देखिए क्या है सोक्रेटिस का जीवन, उसके बारे में जानते हैं। कौन थे सोक्रेटिस, जिनको हम सुकरात कहते हैं? एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर थे। इनका जन्म एथेंस में ही हुआ।
ठीक है, ये तो इनके बारे में एक बेसिक बात है, एक ही लाइन में कहनी हो तो। इनके जो मेथड थे, जिनको सोक्रेटिस मेथड्स कहा जाता है, उन्होंने जिस तरीके का एक तरीके से ग्राउंड वर्क और एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया वेस्टर्न कल्चर में, वो बहुत ही गजब है। मतलब जो लॉजिकल वे में उन्होंने लोगों को समझाना, प्रैक्टिकल फॉर्म जो है जीवन का वो समझाना, वो एक शुरुआती फेज था। उससे पहले लोग माइथोलॉजी की बातें करते थे, एक तरीके से ह्यूमन रैशनलिज्म नहीं था उस समय। तो ये जो सिस्टम था इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और इसके ये एक तरीके से फिलोसफी के फादर माने जाते हैं, जो एक शुरुआती है हिस्सा है उसकी, ठीक है। और जो चीजें हुई, देखिए 399 बीसी में जब इनको पॉइजन दिया गया, इस पॉइजन का नाम था हेमलॉक पॉइजन, तो उसके टाइम भी देखिए जिस तरीके से ये अड़िग रहे अपने विचारों पे, ये एक तरीके से पिघले नहीं। ऐसा नहीं कि इन्होंने माफी मांग ली हो, हाथ जोड़ लिए हो कि चलो हमसे माफी हो गई, माफी दे दो हमको, हमसे गलती हो गई और मैं अब टीचिंग देना बंद कर दूंगा और यहाँ शहर छोड़ के चला जाऊंगा, ऐसी कोई बात इन्होंने कही नहीं। और उन्होंने जजमेंट को फॉलो किया और एग्जाइल पे नहीं गई। ये बात देखिए कितनी एक तरह से इंस्पायरिंग थी लोगों के लिए, कि अपने विचारों के लिए आप मौत से भी टकरा जाएं और आपको बस अपने विचारों पे विश्वास होना चाहिए कि जो जिस चीज़ के लिए आप लड़ रहे हैं वो सही है, सही के लिए आप लड़ रहे हैं। तो एक बहुत ही महान स्कॉलर थे, एक गजब के टीचर थे, वन ऑफ द फर्स्ट टीचर इन द एंशियंट वर्ल्ड इनको माना जाता है। और मॉरल ग्रीक फिलोसोफर, फर्स्ट मॉरल ग्रीक फिलोसोफर भी माना जाता है। वेस्टर्न फिलोसॉफी के फादर फिगर में से एक हैं, क्योंकि ये जो लीनेज है, एरिस्टोटल है, प्लेटो हैं, सोक्रेटिस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेस्टर्न फिलोसॉफी में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल तीनों ही ग्रीक फिलोसोफर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जानना चाहते हैं कि सोक्रेटिस किस तरीके के व्यक्ति थे, तो उनके कुछ कोट्स समझ लीजिए और पढ़ लीजिए, आपको बहुत गजब के लगेंगे और समझेंगे कि 2500 साल पहले सोक्रेटिस ने इस तरीके की बातें की थी, तो वो किस तरीके के व्यक्ति थे। देखिए पहली लाइन देखिए, द ओनली ट्रू विजडम इज नोइंग यू नो नथिंग। सबसे गजब की विजडम क्या है कि आप ये जान लें कि आपको कुछ नहीं पता है, ये जान लें। देखिए कहते हैं ना कि अध जल गगरी छलकत जाए, ये कहावत है ना कि अधूरा ज्ञान वाला व्यक्ति ज़्यादा फुदकता है, वो कहता है कि मुझे सब पता है, सब पता है, सब जानता है वो। लेकिन ऐसा नहीं है। सोक्रेटिस जानते थे कि दुनिया में ज्ञान जो है वो अनंत है, और ज्ञान को कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि वो सब कुछ जानते हैं। और ये बात उन्होंने 2500 साल पहले कह दी थी। देखिए अभी मैंने आपको क्या कहा कि एरिस्टोटल के बारे में क्या कहा जाता है, उनकी तारीफ में क्या शब्द कहे जाते हैं, द मैन हु न्यू एवरीथिंग, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता था। लेकिन ये बात उनकी तारीफ में कही जाती है, मतलब वो इतने इंटेलिजेंट थे, इतनी अच्छी बात उनके बारे में कही जाती है। लेकिन एरिस्टोटल के ही जो गुरु के भी गुरु थे सोक्रेटिस, इनका क्या कहना था कि आप ये बात मान के चलिए कि आपको कुछ नहीं पता है, इतना कुछ है इस दुनिया में जानने के लिए कि आप कुछ जानते ही नहीं हैं। दूसरा कोट देखिए, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। एक ऐसी लाइफ जो अनएग्जामिन्ड है, उसका जीने का कोई तात्पर्य नहीं है, उसके जीने का एक तरह से कोई वर्थ ही नहीं है। तीसरी बात इन्होंने कही, आई कैन नॉट टीच एनीबडी एनीथिंग, आई कैन ओनली मेक देम थिंक। मैं लोगों को पढ़ा नहीं सकता, मैं लोगों को कुछ भी समझा नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाऊंगा तो लोग समझ जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में मैं तो सिर्फ उनको सोचने के लिए मजबूर कर सकता हूं, कि सोचने के लिए वो मजबूर होंगे तो उनको अपने आप ही अंदर से उस चीज़ का जवाब मिल जाएगा जो क्वेश्चन वो कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो इनके सोक्रेटिस के जो मेथड थे, कुछ लोग इनको समझते थे कि ये बेवकूफ़ हैं ये, और कुछ लोग इनको बहुत ज़्यादा समझदार समझते थे। कि किसी ने इनसे सवाल किया तो सवाल के जवाब में उनसे ही सवाल कर लेते थे, बहुत सारे सवाल कर लेते थे, कि लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दें। और उसके बाद जिस व्यक्ति ने जो सवाल पूछा था उसका जवाब उसको स्वतः ही मिल जाता था, खुद ही मिल जाता था कि वो क्या जानना चाहता है। तो वो एक तरीके से लेयर्स हटा देते थे ऊपर से, कि उसको सोचने के लिए मजबूर कर देते थे बेसिकली। एक बात कहते थे, देयर इज ओनली वन गुड विच इज नॉलेज, कि एक ही सही अच्छी चीज़ है वो क्या है, नॉलेज है, और एक ही इवल है वो क्या है, इग्नोरेंस। जो आदमी इग्नोरेंट है वो कभी नॉलेज को अटेन नहीं कर सकता, क्योंकि इग्नोरेंस ही सबसे बीच का एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन है नॉलेज के बीच में। अगर कोई जानना चाहता है, किसी की रुचि है, बहुत ही उस चीज़ किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए, तो हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ जान ही सकता है, सब कुछ जान सकता है, ठीक है। तो ये बात उन्होंने कही कि नॉलेज ही एक गुड है और इवल क्या है, इग्नोरेंस है।
उसके बाद कहा कि स्ट्रॉन्ग माइंड डिस्कस आइडियाज, जो स्ट्रॉन्ग, ये बहुत फेमस कोट है और बहुत आपने बहुत जगह पढ़ा भी होगा। स्ट्रॉन्ग माइंड्स जो होते हैं वो क्या डिस्कस करते हैं? आइडियाज़ को। एक एवरेज माइंड है वो डिस्कस करता है इवेंट को, और एक वीक माइंड है वो डिस्कस करता है लोगों के बारे में, पीपल, उनको डिस्कस करता है। कितना गजब का ये कोट है, आप इसको समझने की भी जरूरत नहीं है, आपको सबको पता ही है। टू फाइंड योर सेल्फ थिंक योर सेल्फ, अपने आप को जानना है तो अपने बारे में सोचिए, और अपने अंदर की जो बोलते हैं ना अंतरात्मा और अपना जो इनर सेल्फ, उसको समझने के लिए आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा, सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। ऐसी ऐसी बातें इन्होंने कही थी। द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस यू सी इज नॉट फाउंड टू सीकिंग मोर बट इन डेवलपिंग द कैपेसिटी टू एंजॉय लेस। तो मतलब जो सेटिस्फैक्शन की बात है वो इन्होंने कही एक तरीके से। हैप्पीनेस के अंदर ये नहीं है कि आप खुश रहने के लिए आपको और ज़्यादा आपको अचीव करना पड़ेगा कि ये मिल जाए, इतना मिल जाए, जैसे गाड़ी खरीद ली, घर मिल गया, उसके बाद बैंक बैलेंस हो, इस तरीके से अचीव मोर से आपको ये नहीं है कि आपको हैप्पीनेस मिल जाएगी, बल्कि ये है कि जो आपके पास है उससे ही आपको संतुष्ट रहना, ये डेवलप करना खुद के अंदर कि कम से कम में आपको खुश रहना। एक तरीके से ये तो एक सात्विक बात इन्होंने कह दी। तो इस तरीके की बातें ये कहा करते थे। इससे इनकी फिलोसॉफी की झलक भी आपको मिलेगी कि किस तरीके की इनकी सोच थी। उसके बाद बात है कि सोक्रेटिस की जो विचार हैं, जो उनकी फिलोसॉफीज हैं, उनके जो आइडिया हैं, वो आपको कहाँ से मिलेंगे, उनके सोर्सेज क्या हैं? उनके जो सोर्सेज हैं वो प्लेटो की जो राइटिंग है और जेनोफोन, इनके जो दो इंपॉर्टेंट शिष्य थे, इनके दोनों की कंट्रीब्यूशन से मिलता है, एक तो प्लेटो के और एक जेनोफोन के। उसके बाद एक और व्यक्ति थे एरिस्टोफेनिस, इनके प्ले राइटिंग से भी इनकी बातें आपको पता चलती हैं कि सोक्रेटिस किस तरीके के व्यक्ति थे। खुद उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी। देखिए प्लेटो ने बहुत सारी किताबें लिखी, लगभग 36 किताबें इन्होंने लिखी हैं, और इनके जो शिष्य थे, क्या नाम है उनका, अरिस्टोटल, उन्होंने तो 3000 किताबें लिखी, ऐसा माना जाता है। कहीं लिखा होगा 200 किताबें, लेकिन छोटी मोटी करके 3000 किताबें उन्होंने अपने जीवन में लिखी हैं। कुछ ऐसी किताबें भी थी जिनमें 2-4 पेज की थी, लेकिन 3000 किताबें कोई इंसान पढ़ नहीं पाता, इन्होंने लिख दी थी। तो वो वाली इनके आगे चलती रही कि प्लेटो, सोक्रेटिस, अरिस्टोटल बहुत गजब के फिलोसोफर्स थे, इसमें कोई मतभेद ही नहीं है। तो सोक्रेटिस खुद नहीं लिखते थे। खुद ना लिखने का एक बड़ा कारण उनका क्या था कि भाई खुद लिखेंगे तो उस समय ये तो जरिया था ही नहीं, ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो लोगों के को इन्फ्लुएंस करने का जरिया किताबें इतना थी नहीं। लोगों को इन्फ्लुएंस करने का जरिया था कि लोगों को जाके प्रीच करो, उनके सामने जाओ, उनके साथ बात करो, डिस्कशन करो, क्वेश्चन करो, ये उनका तरीका था सोक्रेटिस का। लेकिन उनके शिष्य जो थे वो किताबें लिखते थे। रिपब्लिक इनकी एक इंपॉर्टेंट किताब है प्लेटो की, हम बायोग्राफी करने वाले हैं प्लेटो की, तो मैं आपको बताऊंगा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इन्होंने बताया है कि किस तरीके के सोक्रेटिस व्यक्ति थे, ठीक है। तो इनके जो आइडियाज़ हैं, किस तरीके से एक महान फिलोसोफर के जो आइडिया हैं उनको प्लेटो और जेनोफोन ने अपनी किताबों में बताया है, ठीक है। उसमें अब बात करते हैं इनकी अर्ली लाइफ के बारे में। अर्ली लाइफ के बारे में एकदम स्पेसिफिक डिटेल तो नहीं मिलती है कि इनका जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किस समय पे हुआ। लगभग 470-69 बीसी के आसपास इनका जन्म एथेंस में हुआ था। ग्रीस में आपको मैप में दिखाऊंगा। एथेंस मैप में आप जानते ही हैं कि ये तो हमारा भारत, और भारत के वेस्ट में ये आता है ग्रीस, जिसको हम भारत में यूनान के नाम से भी जानते हैं। इसकी राजधानी हुआ करती थी एथेंस, और यहाँ पे ही मैसिडोनिया था। मैसिडोनिया का राजा था सिकंदर महान, जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो भारत में उसने अटैक भी किया था। यहाँ से हिंदू कुश की पहाड़ियों से होते हुए पोरस के ऊपर अटैक किया था ना, झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ हाइडस्पीस, तो वो यहीं से आया था। और यहीं पे ये ग्रीक फिलोसोफर्स, इनका जन्म हुआ था एथेंस में। और एथेंस में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था सोफ्रियनकस। देखिए ग्रीक नेम है, मैं इतने ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पाता, और मेरे तो प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश का भी इतना अच्छा नहीं है। मैं इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ इसको इम्प्रूव करने की, लेकिन देखते हैं कितना टाइम लगता है। इनकी माता का नाम था फार्नेटिस, ये एक हाउस वाइफ थी, और इनके पिता जो थे वो स्टोन मेसन थे। स्टोन मेसन यानी कि जो मिस्त्री, जो घर बनाना और ये काम करते हैं ना, वो वाले थे। और स्कल्पचर भी बनाते थे, मूर्तियां भी वो बनाया करते थे, ठीक है। तो एक नॉर्मल जो है मिडिल क्लास फैमिली आप मान के चलो, या गरीब परिवार में ही इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनके जो चीज़ें हैं धीरे शुरुआत में इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन बाद में अगर अर्ली लाइफ की ही इनकी बात करें तो इन्होंने म्यूजिक वगैरह सीखा, ग्रामर भी सीखी, चीज़ें सीखी अपने लाइफ में। जिम्नास्टिक वगैरह के स्टूडेंट रहे, स्कल्पचर भी रहा, फैमिली को भी पालना था शुरुआत में, तो पिता के साथ इन्होंने कुछ समय काम भी किया। लेकिन आगे चल के इन्होंने आर्मी को ज्वाइन कर लिया। आर्मी को ज्वाइन करने के बाद इनका जो है एक तरीके से लाइफस्टाइल थोड़ा सुधरा, और उसके बाद ये इनका जो फिलोसॉफिकल जो आइडियाज़ हैं उनके वजह से इनके
काफ़ी सारे जो है फॉलोवर्स भी बढ़ गए थे। इन्होंने शादी भी करी, जो उस महिला का नाम था जानथीफी, और इनके 3 बच्चे थे, ये लैम्फोर्सी, ये तीनों नाम आप देख लीजिए, मेनस, जनस, ये 3 इनके बच्चे थे। लेकिन बच्चों के साथ और वाइफ के साथ ज़्यादा समय इन्होंने बिताया नहीं, ज़्यादातर समय एज ए स्कॉलर इन्होंने एक तरीके से संत की तरह ही बिताया, लोगों को एजुकेट करने में ही इनका ज़्यादा रहा करता था इंटरेस्ट, और फैमिली में इतना इंटरेस्ट इनका था नहीं। उसके बाद बात करते हैं एथेंस में इनकी लाइफ कैसी रही। एथेंस जो उस समय ग्रीस की कैपिटल हुआ करती थी, इसके कुछ लॉ थे जिनको कहा जाता है एथेनियन लॉज। एथेनियन लॉज के हिसाब से कोई भी व्यक्ति जो फिजिकली एबल्ड है, कोई भी पुरुष, स्पेशली जो पुरुष फिजिकली एबल्ड है, जो मिलिट्री में सर्विस देने के लायक है, उसको कभी भी बुलाया जा सकता है सर्विस के लिए जब वो 18 से 60 साल के बीच में है और देश को उसकी मिलिट्री सर्विस की ज़रूरत है, कोई बड़ा युद्ध हो गया तो वो एक तरीके से उसको युद्ध में बुलाया जा सकता है। ठीक है, ये एथेनियन लोग कहा करते थे। इसीलिए प्लेटो हो, सोक्रेटिस हो, इनको एक तरीके से मिलिट्री में को भी सर्व करना पड़ा था। तो इनको कहा गया है, प्लूटो के अकॉर्डिंग ही प्लेटो ने बताया कि सोक्रेटिस जिस आर्मी में, जिस इन्फेंट्री में काम करते थे, उसका नाम था होप्लाइट। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्मी थी ये, और एक वॉर हुआ था, आगे मैं आपका इसका डिस्कशन भी करूंगा, स्पार्टा और ग्रीस के बीच में, पेलोपोनियन वॉर। इस वॉर के अंदर इन्होंने अपनी सर्विस दी थी, इंपॉर्टेंट सर्विस दी थी। और यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट जर्नल थे एलिसबाइडियस, इनको इन्होंने बचाया था। किसने? सोक्रेटिस ने बचाया था। और इसी युद्ध में इनकी जो मिलिट्री की जो पावर है, स्ट्रेंथ है, वो भी देखने को मिलती है कि उन्होंने बहुत बहादुरी से अपने देश की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा, लड़ाइयाँ लड़ी। तो फिलोसोफर होने के साथ साथ एक अच्छे सोल्जर भी रहे थे वो। और ऐसा कहा जाता है कि जब इनका ट्रायल चल रहा था, वो वाला ट्रायल जिसमें इनको जहर का प्याला पीने के लिए दिया गया था, उस ट्रायल के दौरान इन्होंने ये बात भी कही थी कि मैं अपने आप को एक तरीके से समर्पण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक सैनिक हूं, मैं सोल्जर हूं, और एक आर्मी का आदमी जल्दी से किसी के सामने हार नहीं मानता है, वो लड़ता है, वो कभी भी ऐसे झुकता नहीं है, अपना सर झुकाता नहीं है। ये बात इन्होंने तब भी कही थी। तो जो सोल्जर की जो गुण था और जो सोल्जर का जो एटीट्यूड था सोक्रेटिस के अंदर, वो आगे भी आपको देखेगा। अब फाइनली इनकी फिलोसॉफी के बारे में बात करते हैं। तो सोक्रेटिस जो हैं वो प्रैक्टिकल फॉर्म की बात करते थे, मतलब प्रैक्टिकल रिजल्ट्स की बात करते थे कि कोई भी व्यक्ति, मतलब देखो माइथोलॉजी होती, माइथोलॉजिकल आइडियाज बहुत फेमस हुआ करते थे उसमें। किसी भी आदमी को जीने का जो मेथड था वो माइथोलॉजी के रास्ते होकर ही बताया जाता था कि ईश्वर ने ये कहा है, ओरेकल्स ये कह रहे हैं, जो किंग है वो ईश्वर का एक तरीके से धरती के ऊपर रिप्रेजेंटेटिव है। इस तरीके की बातें होती थी। जो एथिकल पूरा सिस्टम हुआ करता था वो पूरी तरीके से थियोलॉजिकल डॉक्ट्रिन के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करता था। थियोलॉजिकल डॉक्ट्रिन यानी कि जो देवी देवताओं की जो डॉक्ट्रिन है, उनके ऊपर जो बेसिस चीजें लिखी हुई हैं माइथोलॉजी में, उनके ऊपर आधारित था। और सोक्रेटिस को ये चीजें पूरी तरीके से पचती नहीं थी कि ये जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, जो मनगढ़ंत कहानियां उनको लगती थी, और ये जो चीजें हैं इनको वो रैशनल वे में देखना चाहते थे कि इनका प्रैक्टिकल यूज भी है या नहीं है। तो उनको वो चैलेंज करते थे। और उस समय, वो समय 2500 साल पहले का समय, जब धर्म को अगर आप चुनौती दें और उसके ऊपर सवाल उठाएं तो आप एक तरीके से मौत से भिड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कट्टरपंथी लोग थे जो उनके खिलाफ हो जाते थे, उनको मारने पे ही उतारू हो जाते थे। ये तो आज भी आप देख रहे हैं ना, ये चीज़ तो आप आज भी देख सकते हैं कि धर्म के खिलाफ कोई व्यक्ति बोल जाए, उसके ऊपर कोई सवाल उठा दे, तो लोग उसको मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। तो ये चीज़ उस समय भी हुआ करती थी। सोक्रेटिस प्रैक्टिकल फॉर्म की बात करते थे, रैशनल थिंकिंग की बात करते थे, और लोगों को इस चीज के लिए प्रोत्साहित करते थे कि लोग उनसे सवाल करें, हर चीज के बारे में सवाल करें, राजा से सवाल करें, उसके अलावा वो जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं उनको सवाल करें, उसके अलावा जो एक तरीके से उस माइथोलॉजी को संभालने वाले प्रीस्ट हैं उनसे सवाल करें। तो हर व्यक्ति से वो सवाल करने के बारे में बात करते थे, और हर सवाल का जवाब वो पावर में बैठे लोग दे नहीं पाते थे। तो उससे क्या है कि उनकी पावर को एक चैलेंज मिलता था। इसी तरीके से इनकी जो फिलॉसफी है वो आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद क्या है कि ये कहते थे कि हैप्पीनेस जो है, कोई भी व्यक्ति है वो अपनी कोई भी चॉइस बनाता है,
कुछ भी काम करता है तो उसके पीछे का कारण क्या होता है कि वो खुश रहना चाहता है। आप जॉब करना चाहते हैं, अल्टीमेटली गोल क्या है? खुश रहना चाहते हैं ताकि आपकी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा हो। आप कुछ भी काम करते हैं लाइफ में तो क्या करना चाहते हैं कि बेसिकली आपके उसके पीछे का कारण क्या है कि खुश रहना चाहते हैं, हैप्पीनेस को गेन करना उसके पीछे का मकसद हुआ करता है। ठीक है, तो उसके अलावा वो खुद इनर सेल्फ को जानने की बात किया करते थे कि अल्टीमेट गोल है, विजडम है, वो खुद को जान लेना ही है। उसके अलावा जो सवालों के जवाब हैं उनको खुद ढूंढना, बल्कि ना कि किसी दूसरे टीचर की हेल्प लेना। मतलब वो देते थे हेल्प, ऐसा नहीं कि वो टीचर थे, वो स्कॉलर थे, लेकिन ये थे कि मैं रास्ता बताऊंगा आपको, लेकिन आपको जवाब खुद ही ढूंढने पड़ेंगे। तो इस तरीके की फिलोसॉफी उनकी थी और इनको वो बड़ा सीरियसली फॉलो करते थे और इन आइडियाज के लिए वो आगे चल के मारे भी गए। गवर्नमेंट के बारे में क्या सोचते थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट के बारे में ऐसा सोचते थे कि एक सरकार जो है वो न तो टायरनी होनी चाहिए, मतलब न तो तानाशाह होना चाहिए वहां पे, और न ही डेमोक्रेसी होना चाहिए। तो ये देखो इंपॉर्टेंट बात है, डेमोक्रेसी के बिल्कुल भी समर्थक नहीं थे सोक्रेटिस। क्यों नहीं थे? देखिए, अब जो डेमोक्रेसी का आप स्वरूप देख रहे हैं वो अलग है। 2500 साल पहले डेमोक्रेसी का एक अलग स्वरूप हुआ करता था। और देखिए, डेमोक्रेसी जब जहां भी होती है, चाहे वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो, लोगों के ऊपर, आम आदमी के ऊपर एक बर्डन तो लेके आती है। वो किस चीज की जिम्मेदारी लेके आती है? बर्डन किस चीज का? जिम्मेदारी का, कि आपको सही डिसीजन लेने हैं, अपना नेता सही तरीके से चुनना है। आपको जो देश के हित में जो डिसीजन लेने हैं वो बहुत सोच समझ के लेने होते हैं। और सोच समझ के डिसीजन आप तभी ले सकते हैं जब आप उस चीज के लिए कैपेबल हों, आपको चीजें पता हों, आप अच्छे से एजुकेटेड हों। और ये चीज हर व्यक्ति एक समान स्तर पे इंटेलिजेंट होगा और अच्छा पढ़ा लिखा होगा, ये तो आज तक सही नहीं हो पाया है। आज तक भी लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि वो हर एक डिसीजन सही से ले पाएं, सही से अपने नेताओं को चुन पाएं। तो उस समय तो किस तरीके से पॉसिबल हो सकता था? तो इसीलिए सोक्रेटिस कहते थे कि भाई डेमोक्रेसी जो है वो बेवकूफ़ों की सरकार हो जाएगी। एक तरीके से डेमोक्रेसी में आप एक तरीके से सब लोगों से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सही फैसला लेंगे, क्योंकि वो लोग आम आदमी हैं, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको किसी चीज़ का नॉलेज ही नहीं है, किसी फील्ड का नॉलेज नहीं है। आप आज देखेंगे, आज के समय भी ये चीज़ है बात कि डेमोक्रेसी के कुछ डिमेरिट पॉइंट्स होते हैं, कुछ कमियां होती हैं। उनमें से ये पॉइंट रहता है कि लोगों के ऊपर एक अतिरिक्त भार आता है इस चीज़ का कि आपको ज़्यादा जागरूक होना होगा, ज़्यादा पढ़ा लिखा होना होगा, तब जाके आप डेमोक्रेसी को सुचारू रूप से चला पाएंगे। ये बात है। लेकिन फिर भी आज अगर आप बात करें, बाकी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, चाहे मोनार्की हो, डिक्टेटरशिप हो या फिर ओलियोक्रेसी हो, सभी से बेहतर तो डेमोक्रेसी ही है। ठीक है, लेकिन ये क्या कहा करते थे जो हमारे सोक्रेटिस हैं, ये कहते थे कि भाई आपको अगर सरकार चाहिए तो आपको एक रूलर होना चाहिए, जो इंडिविजुअली जो रूलर है, एक नहीं, मतलब मल्टीपल रूलर्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों का एक समूह हो सकता है जो गवर्न कर सकता है, जिनके पास अच्छी एबिलिटी हो, नॉलेज हो, वर्च्यू हो, और जो देश हित के बारे में सोच सकते हो, इतनी समझदारी उनके अंदर हो, कैपेबल होना चाहिए, तभी वो उसको रूल कर पाएंगे, गवर्न कर पाएंगे। तो इस तरीके की सोच वो गवर्नमेंट के प्रति रखा करते थे। मैंने आपको गवर्नमेंट के प्रति जो आइडियाज थे एरिस्टोटल के, वो भी बताए थे। एरिस्टोटल ने काफ़ी डिटेल में बताया है इन चीज़ों को आगे चल के, क्योंकि वो और आगे के फिलोसोफर थे। उन्होंने सोक्रेटिस को भी पढ़ा, उन्होंने प्लेटो को भी पढ़ा, उसके बाद उन्होंने अपने एडिशनल चीज़ें भी बताई थी। सोक्रेटिस जो मेथड थे लोगों को समझाने के और अपनी टीचिंग्स के, वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। और उन पे कई लोगों के सवाल भी हो जाते थे, क्वेश्चन भी करते थे कि ये किस तरीके के मेथड्स हैं लोगों को समझाने के। और कुछ लोग इनको बहुत ज़्यादा एडमायर भी करते थे और कुछ लोग विलीफाई भी करते थे। किस तरीके के थे कि किसी भी आदमी को, कॉमन मैन को पढ़ाने का जो तरीका था, समझाने का जो तरीका था, उसमें उनका जो मेन मुद्दा था वो था क्वेश्चनिंग एवरीवन एवरीथिंग। हर चीज को, सवाल को पूछो, हर चीज के पीछे का कारण जानिए कि क्या कारण है इसके पीछे का, इसका होने का कारण क्या है। और कोई चीज लिखी हुई है, बताई गई है, तो उसके पीछे का रैशनल रीजन ढूंढिए। बिना रीजन के किसी भी चीज को मान लेना बेवकूफी है, ऐसा मानना था सोक्रेटिस का। ठीक है, वो खुद कहते थे, जैसे मैंने आपको उनके कोट्स में भी बताया कि जो इग्नोरेंट है वो इग्नोर करना किसी चीजों को, इग्नोरेंस जो है वो ईवल है। फिर भी वो कहते थे कि मैं इग्नोरेंट हूं, मैं मेरे अंदर अभी भी बहुत कम कुछ चीजें हैं जो मैंने इग्नोर कर रखी हैं, मैंने समझी नहीं है। इसका मतलब विजडम यही है कि अपने आप की इग्नोरेंस को समझ जाना। अपने आप की इग्नोरेंस को आप समझ गए तो आप उस चीज को समझेंगे कि अब ये चीज मुझे इग्नोर नहीं करनी है, मुझे इसके बारे में जानना है। आप किसी भी चीज को जस्ट मान लेते हैं। देखिए, स्काई इज ब्लू, कहते हैं स्काई इज ब्लू, लेकिन आप उसको देख सकते हैं, ब्लू है तो है।
लेकिन अगर आपको जैसे कई बार माइथोलॉजी में होते हैं अंडरग्राउंड वर्ल्ड, पाताल लोक, तो पाताल लोक है कि नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों ने मान लिया। आपने देखा उसके बारे में, उसको वेरीफाई किया नहीं किया ना। तो ये वाली जो चीजें हैं इनको क्वेश्चन करते थे सोक्रेटिस, है ना, ये वाली चीजें हैं। और अपने फॉलोअर्स जो एथेनियन फॉलोअर्स थे उनके साथ वो इस तरीके की एक तरीके से कॉन्फ्रेंसेस भी किया करते थे, बातें भी करते थे, ऑडियंस को उनके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने के लिए एक तरीके से डिबेट भी कंडक्ट किया करते थे। फिर बात आती है पेलोपोनियंस वॉर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए इनका जो वॉर टैक्टिक्स हैं कितने लंबे लंबे इनके भाले हुआ करते थे ग्रीक लोगों के, मैसिडोनियंस के। आपको याद होगा कि जब मैंने, अगर आपने पढ़ा है तो आप जाके देख सकते हैं, मैंने बायोग्राफी करा रखी है अलेक्जेंडर द ग्रेट की, और उन्होंने भारत पे अटैक किया उसके बारे में। तो इनका जो मेथड है जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों रहा अलेक्जेंडर द ग्रेट, बहुत अलग इनके वॉर टैक्टिक्स हुआ करते थे। ग्रीक लोगों के बहुत गजब की वॉर टैक्टिक्स थे। हालांकि अलेक्जेंडर से पहले इतना बड़ा साम्राज्य तो उनका नहीं था कभी भी। स्पार्टा, ग्रीस, ये मैं आपको अगर मैप में दिखाऊं, ये देखो ग्रीस है, ये स्पार्टा है, स्पार्टा, ग्रेट स्पार्टा, जिसकी बात हम 300 मूवी में देखते हैं, जिन्होंने इधर वाले जो पर्शियन अंपायर है उसके साथ वो लड़ाई लड़ी थी। ग्रीस ने भी पर्शियन अंपायर के साथ लड़ाई लड़ी थी। अब ग्रीस की बात करें, और ये येलो कलर के मैप में दिख रहा है नहीं, ग्रीस के सारे जो लोग हैं ये ग्रीस के और ग्रीस के साथ के एक तरीके से इनके अलाइज हैं। इधर है स्पार्टा रेड कलर वाला और इधर मैसिडोनिया है। तो ग्रीस, स्पार्टा और मैसिडोनिया के बीच में एक तरीके से ही लड़ाइयाँ चलती रहती थी। स्पेसिफिकली ग्रीस जिसकी कैपिटल एथेंस है और स्पार्टा, इनके बीच में एक वॉर चलता रहता था। इसी को कहते हैं पेलियोनियन वॉर, जो 431 बीसी से 404 के बीच में लड़े गए वॉर थे। इन वॉर्स में स्पार्टा की जीत हुई और ग्रीस की बुरी तरीके से हार हुई। एथेंस बुरी तरीके से हार गया। इस हार के बाद एक तरीके से एथेंस में एथेनियंस जो हैं वो अपनी हार को पचा नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा नर्वस थे, बहुत ज़्यादा एक तरीके से ये सोच रहे थे कि हमारा तो बहुत ग्लोरीफाइड हिस्ट्री रहा है, हमें बहुत बुरी तरीके से हरा दिया, हमारा तो आत्मसम्मान खत्म हो गया, हमारे पास कुछ नहीं बचा। इस तरीके की बातें लोगों को सोच रहे थे वो लोग, और उनको इतना वेल्थ का भी नुकसान हो गया। इस समय भी सोक्रेटिस ये कह रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हमने सब कुछ खो दिया है, आप इतना सा मत सोचिए, सोच का दायरा बढ़ाइए, आप ये मत सोचिए कि एक वॉर हम हार गए तो हमारा सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसा नहीं है, जो कि लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, ऐसी बातें पसंद नहीं आ रही थी जो पावर में लोग थे। लेकिन फिर भी सोक्रेटिस अपनी बातें, अपनी टीचिंग्स खुले धड़के से लोगों तक पहुंचाते थे। इस वॉर में जब सोक्रेटिस की आर्मी, यानी कि सोक्रेटिस क्या एथेंस की आर्मी हार गई, तो उसके बाद वॉर की जिम्मेदारी लोगों पर डाली गई कि किस वजह से ये वॉर हम हारे। एक वॉर हुआ था सिसिली में, सिसिली ये वाला इलाका, यहाँ पे एक वॉर हुआ था। सिसिली कहाँ है, अभी इसमें दिख नहीं रहा है आपको सिसिली, लेकिन सिसिली का जो आयरलैंड है, सिसिली आयरलैंड, वो आज के समय इटली का हिस्सा है। तो यहाँ पे एक वॉर हुआ था जिसमें भी हार गए थे ग्रीस के लोग। एक बार के लिए बैटल जीत गए थे, लेकिन बाद में वहाँ पे बड़ा तूफान आया और वो हार गए। तो एक 6 कमांडर्स का वहाँ पे ट्रायल हुआ, उनको एक तरीके से जो जुडिशियल सिस्टम है उनको पनिश करने के लिए सोक्रेटिस ने उसके ऊपर भी सवाल उठाया कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो बिल्कुल सही नहीं है, हमारे ही लोगों को यहाँ पे मारा जाता है, उनको बुरी तरीके से, और एक तरीके से उनको अपने आप को डिफेंड करने का पूरी प्रॉपर तरीके से मौका नहीं मिलता। सारा का सारा सिस्टम है वो जूरी की एक तरीके से जूरी के ऊपर डिपेंड हो जाता है, और जूरी के इंटेलिजेंस में हम सवाल कर सकते हैं कि जूरी क्या हमेशा सही फैसला लेगी, कोई भगवान थोड़ी है। तो इस तरीके की बातें अब देखते हैं सोक्रेटिस किस तरीके से इस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो गए, और वो थ्रेट थे उन लोगों के लिए जो पावर में थे। इसलिए ही आगे चल के सोक्रेटिस को एक तरह से बलि का बकरा बनाने की इन्होंने कोशिश करी। ठीक है, तो ये जो कॉमन बिलीफ थे ना लोगों के, उनके खिलाफ थे। जैसे कि इस तरीके के बिलीफ की जो राजा है वो एक तरीके से, जो ग्रीक राजा है उस समय का, वो भगवान का एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव है धरती पे। इस तरीके की बातें होती थी जिनको सोक्रेटिस कहते थे कि ये तो कोरी बकवास है, इस चीज में आपने कैसे बिलीव कर लिया, कौन कह के गया, आपके पास भगवान आए थे क्या, उन्होंने कहा कि ये मेरा यहाँ पे मैंने इसको अपॉइंट किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पावरफुल व्यक्ति है वो आपका राजा बन गया है, बस इतनी सी बात है, और वो आपको कंट्रोल करने के लिए इस तरीके की बातें करता है। ग्रीक माइथोलॉजी में जो बातें थी, जो ट्रेडिशंस थे, जो रिचुअल्स थे, जिनको लोग मतलब बस फॉलो किए जा रहे थे, ना उनसे कोई सवाल करते थे क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, कुछ कारण नहीं पूछते थे, इनको चैलेंज करते थे। सोक्रेटिस रैशनल थिंकर थे, तो हर चीज में वो अपने रैशनलिज्म को घुसाते थे।
ठीक है, और घुसाना भी चाहिए, रैशनल तो हर व्यक्ति को होना ही चाहिए ना। तो लेकिन उस समय 2500 साल पहले जब इतनी ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी हुआ करती थी, तब इस चीज़ को करना बड़ा खतरे से खाली नहीं था सोक्रेटिस के लिए। डेमोक्रेसी के वो क्रिटिक थे, जो लोग डेमोक्रेसी के समर्थक थे, वो भी सोक्रेटिस को से चिढ़ते थे, नफरत करते थे उनसे। जो हजारों की संख्या में फॉलोवर्स थे सोक्रेटिस के, वो लोग जो हैं वो भी सोक्रेटिस के आइडियाज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगे थे। तो ये जो पावर में लोग थे वो इनसे थ्रेट महसूस करते थे। उनको लगता था कि सोक्रेटिस इतना पावरफुल ना हो जाए कि कल को हमारी सत्ता ही खतरे में आ जाए। इसके बाद सोक्रेटिस का ट्रायल हुआ। ट्रायल के पीछे का कारण एक तो बड़ा ये था, जो 6 कमांडर्स के साथ जो हुआ उसको क्वेश्चन करना। उसके बाद इनके ऊपर भी आरोप लगाए गए कि ये भी युद्ध में कि हारने की जो लोग हारे हैं, ग्रीस जो हारा है, उसमें इनका भी एक तरीके से इनकी भी गैर जिम्मेदारी रही है। इनके ऊपर भी वॉर का एक तरीके से वो डालना चाहिए, जिम्मेदारी डालनी चाहिए। तो 399 बीसी में सोक्रेटिस को अक्यूज किया गया कि लोगों, एथेंस के जो लोग हैं उनको मिसलीड किया गया है, उनको करप्ट किया गया है, इसलिए इनको कोर्ट में पेश होना पड़ा, समन भेजा गया। और उसके बाद इनको मौका दिया गया, कुछ समय के लिए खुद को डिफेंड करने का मौका मिलता है, बातें कही जाती हैं। उन्होंने खुद को डिफेंड किया, अपनी पूरी बातें रखी और कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैंने अपने लोगों को उनको क्वेश्चन करना सिखाया है, उनसे बात करना सिखाया है, अपने आप को डिफेंड करना सिखाया है, रैशनल थिंकिंग के बारे में मैंने लोगों को मोटिवेट किया है, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया है। और बड़ा ही ब्लंटली उन्होंने अपना एक तरीके से अपने आप को डिफेंड किया। तो इतना ब्लंटली किया कि लोग जो ज्यूरी के थे ना, वो भी एक तरीके से गुस्सा हो गए सोक्रेटिस से। वो नापसंद करते थे ज्यादातर लोग तो वैसे भी सोक्रेटिस को, ज्यूरी के लोग। तो वोटिंग हुई और 280 लोगों में से 221 लोगों ने एक तरह से सोक्रेटिस को गिल्टी करार दिया कि ये गिल्ट हैं, इनको सजा होनी चाहिए। और सजा क्या है? सजा ये है कि या तो जहर का प्याला पी लो, जहर मतलब जो हेमलॉक का प्याला पी लो, हेमलॉक नाम का एक जहर था, इसको पी लो, जिसके बाद दर्दनाक मौत होनी ही थी, या फिर लोगों के सामने माफी मांग लो और एथेंस को छोड़ के चले जाओ, एग्जाइल पे चले जाओ। तो उसके बाद क्या कहा कि भाई सोक्रेटिस ने कहा कि हम तो यही मान लेंगे, जहर का प्याला पी लेंगे, लोगों के सामने मैं माफ़ी मांगूं और ये कहूं कि आज तक जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो समझाया है, वो चीज़ें गलत हैं, तो फिर तो मेरे विचारों की हार हो जाएगी, मेरे फिलोसॉफिकल आइडियाज़ और मैंने जो चीज़ें बताई हैं उनकी हार होगी। जो मैं होने नहीं दे सकता, तो मैं क्या करूँगा? मैं इस जहर के प्याले को पी लूँगा। उसके बाद इनकी डेथ होने से पहले जो सोक्रेटिस के दोस्त हैं, इवन जो उनके चेले हैं, प्लेटो वगैरह, ये सब जाते हैं जेल में और कहते हैं कि देखिए गुरुदेव, हम करते हैं ऐसा, आपको फ्री करवा देंगे, हम ये जो गार्ड हैं इनको मार देंगे या फिर इनको ब्राइब कर लेंगे, आपको रातों रात जेल से निकाल देंगे, कल आपको जहर का प्याला पीना पड़ेगा, वरना तो आप ये कीजिए कि हम यहाँ से निकल लेते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा, ये जो देश है ये आपको डिजर्व नहीं करता। ऐसी ऐसी बातें इन्होंने कही, लेकिन सोक्रेटिस ने इन सब बातों को एक तरह से रिजेक्ट कर दिया, सारे ऑफर्स को, कहा कि ऐसा नहीं है, एक विचार जो है वो एक व्यक्ति से ज़्यादा पावरफुल होता है, उस विचार का जिंदा रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे जो विचार हैं, जो मैंने कहा, वो आज भी जिंदा हैं और तुम लोग उनको आगे स्प्रेड करना, मैं मर जाऊंगा उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं प्लेटो के, और इनके जो डायलॉग हैं, फेडियो डायलॉग्स इनको कहा जाता है, प्लेटो ने अपनी किताब में लिखा है। और उसके बाद सोक्रेटिस को ये जहर दूसरे दिन पिलाया गया और सोक्रेटिस की उसके बाद डेथ हो गई। तो इस तरीके के व्यक्ति थे सोक्रेटिस, मारे गए, डेथ हो गई, मारा, उनको जहर पिलाया गया, लेकिन आज तक 2500 साल बाद भी हम उनको पढ़ रहे हैं और उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उनके जो आइडियाज़ हैं और वेस्टर्न फिलोसॉफी को इन्होंने इतना ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, तो उनके आइडियाज़ की बिल्कुल जीत हुई। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं जो भी आपको डाउट हो। और इस वीडियो की पीडीएफ और किसी भी वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पे जाएं और वहां से इसको फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।